हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का लास्ट टॉपिक जो है टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक केसेस। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन को लेकर के कैसे कैसे कंपनी अपने टैक्सेस की प्लानिंग कर सकती है इन द केस ऑफ अमेलगमेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, बोनस शेयर्स, फिर शट डाउन, रिटेन रिप्लेसमेंट, ओन लीज, मेक बाय, इन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन की, तो आपको अच्छे से याद होगा, आपको अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा पीजीबीपी हेड जो हम लोगों ने देखा था। वहाँ हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को कंपनी क्लेम कर सकती है एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस को नहीं कर सकती है। तो वाइल कैलकुलेटिंग द बिजनेस इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर, रेम्यूनरेशन जो हम देते हैं एम्प्लॉय को फॉर कैरिंग आउट द साइंटिफिक रिसर्च, इंश्योरेंस पेड ऑन देयर हेल्थ, बोनस, कमीशन प्रोवाइडेड, हम उसको प्रॉफिट की जगह नहीं पे कर रहे हैं। पीएफ, ग्रेच्युटी फंड में जो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, स्टाफ वेलफेयर फंड में, ये सारे एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। अलाउड होते हैं का मतलब अगेन क्या है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हमारा क्या होगा, टैक्सेबल इनकम कम होगी और टैक्स हमें कम देना पड़ेगा। अमेलगमेशन के केस में अगर याद हो तो हमने इस पे भी बात करी थी। कैपिटल गेन्स हेड में अगर आप लोग थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाइएगा, और हम जब पढ़ रहे थे ट्रांसफर के बारे में, ट्रांजैक्शन रिगार्डेड एट ट्रांसफर जो होते और जो नहीं होते, तो उसमें हमने देखा था कि अमेलगमेशन के केस में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर है कि अगर अमेलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है तो उसके जो ट्रांसफर हो रहे हैं बीच में, हम उसमें कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट उसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज कर सकते हैं, अगर हम कोई पेटेंट राइट एक्वायर कर रहे हैं, बट इन सब के हमारे कंडीशन क्या है कि अमेलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस कर सकते हैं, उसकी कंडीशन हमारी सेक्शन 72A में जो स्पेसिफाइड है उसी को फॉलो करके हम करते हैं। रेस्ट हम डिडक्शन, जैसे फिक्स्ड एसेट है तो हम उसको WDV वैल्यू पे ही कैरी करेंगे, सारी एसेट्स एज इट इज जो अमेलगमेटेड कंपनी की ट्रांसफर हो रही हैं। और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस की जब हम बात करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की टैक्स कंसिडरेशन हमारी क्या होती है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। अब जो मैंने आपको फिर से वही ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं इक्विटी पोर्शन होता है उस पर डिविडेंड देते हैं, और जो हम डेट होता है उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं उसकी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वेरएज जो डिविडेंड हम पे करते हैं उसकी एज सच कोई भी डिडक्शन नहीं होती है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर इज 100% डिडक्टेबल वाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट of filing of return. Dividend paid to a shareholder is not deductible and has to be paid out of tax profit. However, 115 owed dividend to be distributed shall be reduced by the amount if dividend is received by a domestic company. तो ये डोमेस्टिक कंपनी के केस में हम बात कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें तो क्या है, इंटरेस्ट को हम अलाउ करते हैं और डिविडेंड को हम नहीं अलाउ करते हैं। बोनस शेयर्स के केस में हम टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, जब बोनस शेयर्स इशू होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उसकी जो होती है वैल्यू इज नॉट टैक्स्ड एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हम डिविडेंड मानकर नहीं टैक्स करते हैं। लेकिन अगर वही बोनस शेयर हम इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन इट इज डीम्ड टू बी डिविडेंड एंड पेबल ऑन टैक्स। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम किसको इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को अगर हम इशू करते हैं बोनस शेयर, अगेन ऑन द रिडेम्पशन हमको उस पर टैक्स देना पड़े। कोई भी एक्सपेंस अगर हम बोनस शेयर को इशू करने में करते हैं तो वो हमारे सारे एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। दैट मीन्स वी कैन डेबिट इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। शट डाउन करना है या कंटिन्यू करना है, कई बार बिजनेसेस के सामने ऐसी सिचुएशन राइज होती है जब उन्हें ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि हम क्या करें, हम क्या बिजनेस को बंद कर दें या हम अभी उसे हाल फिलहाल में चलने दें। बंद क्यों कर दें, राइट, मे बी क्योंकि हमारी डिमांड कम हो जाएगी, हमारी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेस है, या तो प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ हम अपने बिजनेस को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो उस केस में अगर हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है, यानी कि हम उसे बंद कर देते हैं, तो जो उसके लॉसेस हैं हम उसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं अपनी पीजीबीबी इनकम से। जो भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा वो हम आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इनडेफिनिट पीरियड तक, भले ही बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हमारा एक पार्ट ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यू है तो उसे हम डिसकंटिन्यूएशन नहीं मानते हैं। लॉस हमारा कौन सेट ऑफ कर सकता है, सेम असेसी हमारा सेम होना चाहिए, जिसने इनकर करा है लॉस वही लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, जिसकी इनकम होती है वही असेसी टैक्स देता है, तो जिसका लॉस है असेसी का वही उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा।
असेसी अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अगेंस्ट द इनकम ऑफ वाइफ एंड माइनर चाइल्ड, अगर उसमें क्लबिंग के केस में इंक्लूड हुए तो वो उस केस में उसको उससे सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। HUF के केस में क्या होता है, बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ बाय मेंबर आफ्टर पार्टीशन, यानी कि एक बार पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन का मतलब क्या है, अब आप अलग हो गए हो, जब आप अलग हो गए हो तो आप उस लॉस को नहीं कर सकते हो, या अगर पार्टनर कोई इफ द पार्टनर डाइज और रिटायर्स हिज शेयर ऑफ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि वो पार्टनर क्या है, वो तो चला गया, अब जो नई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है तो उस केस में वो पार्टनर नहीं है। देन इट सेज इफ असेट इज सोल्ड आउट फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड प्लानिंग, तो जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है या हमने जो डिडक्शन क्लेम की होती है उस एक्सटेंट तक हम उसको अपना प्रॉफिट्स मानेंगे और उस पर हम टैक्स लगा देंगे। और अगर हमारा डेप्रिशिएबल असेट है जिसको हम बेचते हैं तो जो हमारी एक अगर नेट कंसिडरेशन ज़्यादा है WTV से तो हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, या तो वरना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा टैक्सेबल होता है, जबकि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द कैपिटल गेन्स ओनली। और बाकी कोई केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा तो उस केस में हमारा सेम ट्रीटमेंट चलेगा जो हम कैपिटल गेन हेड में देख चुके हैं। Then it says that tax planning with respect to retain, replacement and renewal of asset, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो रिप्लेसमेंट है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस है और उसको डिडक्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट अगर हम फॉल सीलिंग सिनेमा बिल्डिंग की करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस। आपको याद होगा PGBP हेड में सेक्शन 37 जो जनरल डिडक्शन का क्या कहता है कि 30 से 36 तक अगर आप नहीं क्लेम कर पा रहे हैं तो आप 37 में कर सकते हैं। एक्सपेंस इन रिपेयर टू कार डैमेज ड्यूरिंग राइड्स इज डिडक्टेबल। रिन्यूअल के केस में क्या होता है, इट कैन बी कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस अगर हम कैपेसिटी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं रिन्यूअल की वजह से, तो कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंसेस हम नहीं अलाउ करते हैं, एज आई सेड उसमें हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। और अगर कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है तो हमारा वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। और रिपेयर एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एज अ डिडक्शन अलाउ करते हैं। देन इट सेज टैक्स प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू ओन और लीज, क्या तो हम उसे खरीदें या तो किसी और के नाम पे है और हम लीज पे लेकर के काम करें। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कैपिटल बजटिंग का जो एक चैप्टर होता है अगर उसको पढ़ा होगा तो आपको उसमें समझ आएगा कि हम उसमें डिस्काउंटिंग करते हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि आज से 10 साल बाद इस असेट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिस्काउंटिंग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सारी डिस्काउंटिंग की कैलकुलेशन है। इससे रिलेटेड ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके इसमें नहीं पूछा गया है, बट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे उस केस में निकालते हैं। तो कैलकुलेशन हम निकालते हैं किसकी, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हमारी आगे होने वाले जो कैश आउटफ्लो है इन केस ऑफ बोरोइंग, यानी कि अगर हम उसको बोरो करते हैं तो कैश आउटफ्लो हमारा क्या कितना चला जाएगा। अगर हम उसके लिए कोई लोन लेते हैं तो हमारा लोन का रीपेमेंट करना होगा और उस पर जो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंस बोथ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर टैक्स डिडक्टेबल बाय डिडक्टिंग PGBP, हेंस दे विल बी टैक्स सेविंग इन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब क्या है बी का, हम डेप्रिसिएशन को भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन को भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो इन दोनों को क्या है, ये दोनों हमारी टैक्स सेविंग हो रही है। कैसे टैक्स सेविंग हो रही है, अगेन विजुअलाइज करिए अपने आंखों के सामने एक टी खोलिए, टी में आपका डेबिट साइड वाले सारे एक्सपेंसेस जा रहे हैं। डेबिट हम कुछ भी करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो हमारा टैक्स कम होगा, यानी कि हमारी टैक्स सेविंग्स हो रही है। तो टैक्स सेविंग्स हमारी क्या चली जाएंगी, इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू द एप्लीकेबल टैक्स रेट, क्योंकि आज से हमें आगे 10 साल के आगे की हमें जो भी ईयर है उससे आगे की वैल्यू हमें पता करनी कि आज के डेट में 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारा आउटफ्लो कितना चला जाएगा, प्रेजेंट कैश आउटफ्लो जो है हमारा माइनस कर देंगे हम आगे का निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको PV फैक्टर से। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश आउटफ्लो इन केस ऑफ लीज, वो क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, बोरो, ओन कर रहे हैं तो ओन के लिए हम बोरो करेंगे, मतलब यानी कि हम लोन वोन लेंगे। और यहाँ पे क्या हम लीज पे करें तो हमारा आउटफ्लो क्या चल जाएगा, जो भी हमको लीज रेंट देना होगा प्लस एक्चुअल अदर चार्जेस। हम सेविंग्स कितनी कर पाएंगे, जो भी हमारा कैश आउटफ्लो है इनटू जो भी टैक्स रेट लग रहा है लेसी के ऊपर। पोस्ट टैक्स आउटफ्लोज हमारे कितने चले जाएंगे, A माइनस B, यानी कि जो प्रेजेंट हमारा आउटफ्लो है माइनस कर देंगे टैक्स सेविंग से, तो हमारा फाइनल मल्टीप्लाइड बाय PV फैक्टर विल गिव अस द एक्चुअल वैल्यू। तो असेसी को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, विच शोज लेसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करें कि आज से 10 साल बाद हमें किस ऑप्शन में कम खर्चा करना पड़ रहा है, ओन में या लीज में, तो जो भी कम होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे।
टैक्स प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू मेक और बाय प्रपोजल, मेक और बाय, या तो उसे खरीद ले या तो हम खुद उसे मैन्युफैक्चर करें, तो ये कॉस्टिंग डिसीजन होता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हमारे पास मशीनरी है कि नहीं है, फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, स्किल्ड लेबर है, सप्लायर है, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक और डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक की जब हम कैलकुलेशन करते हैं दोनों को लेते हुए, देन ओनली वी आर एबल टू arrive at a conclusion whether we should make or buy. Buy decision in surplus capacity condition forced to sell an asset and attract capital gain tax. Obviously अगर हमारे पास surplus capacity है, मतलब क्या है कि हमारे पास let's say फिक्स्ड एसेट भी है, हमारे पास लेबर भी है, हमारे पास सप्लायर भी है, उस केस में अगर हम तब भी खरीदते हैं, यानी कि हमने अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज तो करा नहीं जबकि हम कर सकते हैं, तो अननेसेसरी हमें उस पर कैपिटल गेन टैक्स अब देना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है अगर न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश टू मेक द प्रोडक्ट, यानी कि अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है तो हम कौन कौन सी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, टैक्स हॉलीडे 10AA कहता है, देन डिडक्शन हमने जो, अगर आपको याद हो डिडक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बिजनेस डिडक्शन पढ़ी थी, 80 IC IB IBA ID ICIE, तो मतलब कौन सी यूनिट हम कहाँ पर खड़ी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। Then it says if a product is consumable, one raw material is required to replace worn out part at the time of repair, its cost will be treated as revenue expense and deductible, यानी कि अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि कंज्यूमेबल है तो हम उसको रिपेयर एक्सपेंस मानेंगे, एंड रिपेयर एक्सपेंस जो हमारे होते हैं वो हमारे क्लेमेबल होते हैं। कैपिटल एक्सपेंस पे हम डेप्रिसिएशन करते हैं, इसलिए कैपिटल एक्सपेंस को हम डेबिट नहीं करते हैं। देन सेल ऑफ असेट, अगर हम जो कर रहे थे साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए, अगर हम कोई असेट यूज़ कर रहे थे, अगर हम उसको बेचते हैं विदाउट यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, यानी कि हमारे पास एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट थी, हमने उसको यूज़ नहीं किया अपने पर्पस के लिए, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं, तो हमारी क्या दो तरीके की इनकम हो सकती है, एक बिजनेस इनकम हो सकती है हमारी, देन इट सेज बिजनेस इनकम, कॉस्ट ऑफ असेट हमारी होगी या सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस, तो उन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारी डीम्ड बिजनेस इनकम मानी जाएगी। डीम्ड मतलब क्या, मानो या ना मानो, बट मानना ही पड़ेगा कि वो आपकी इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस इकोवा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा उस केस में। और अगर हम उसी असेट को, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के असेट को अपने पर्पस में यूज करने के बाद बेचते हैं, देन देयर विल बी नो डीम्ड बिजनेस इनकम, सबसे पहले जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मान लिया जाएगा। ऐसे ही हमारे और बहुत सारे प्रोविजन है रिलेटिंग टू द एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, बट अभी फिलहाल के लिए अगर हम आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये थोड़े बेसिक प्रोविजन है। अगर आपको पीजीबीपी हेड क्लियर है तो आधी से ज़्यादा बातें आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगी कि आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो अपनी डिफरेंट सिचुएशंस में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा देन प्लीज़ कमेंट करके उसे पूछिएगा। थैंक यू।